संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज मैं 12 मई और 13 मई हमारे प्रदेश के समाचार आप मन के सम्मुख लेकर के हाजिर हूँ। एक जिन मोर संगवारी है जो हमारे वीडियो देखते घलो, मतलब बड़ा शिकायत है कि मैं रोज छत्तीसगढ़ के समाचार काबर नहीं लेके आऊँ। तो भाई संगवारी हो, ऐसे है कि जोन दिन समाचार निकल पाही तेने दिन तो लान गो अपन ले समाचार बनाए के अभी क्षमता नहीं है भाई, ना अभी समाचार बने के मन है। तो अभी ना तो समाचार हमन ला बनना है और ना ऐसे जबरदस्ती समाचार बनाना है। तो जो समाचार मिली से उनला लेकर के आए हूँ, बारी बारी से देखत जाहा, समझत जाहा, और बाकी कमेंट बॉक्स आप मन बा खुला है। आप मन जो भी कहना चाहता कह सकता था। तब हिंदी में आता हूँ और आज के समाचार ला शुरू करता हूँ। जो आज का पहला समाचार है वो छत्तीसगढ़ टीका ऐप है। आप ये नोट कर सकते हैं, दिख भी रहा होगा आपको छत्तीसगढ़ का ये जो टीका ऐप है जिसके बारे में यहाँ जानकारी आप देख पा रहे होंगे। ये छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा विकसित किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इसके अलावा एक वेब पोर्टल भी विकसित किया गया है इसी नाम से, यानी सीजी टीका ऐप जो पोर्टल है वो भी विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सरल शब्दों में यह है कि 18 से लेकर जो 44 साल, माफी चाहूंगा, 18 से लेकर 44 साल तक की उम्र के जो लोग हैं उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन इसमें कराना होगा वैक्सीनेशन के लिए। उन्हें कब वैक्सीन लगेगी, उनका स्लॉट कब आएगा, ये सारी जानकारी इससे प्राप्त हो सकेगी। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम इस बात पे आ रही है कि अभी तक इसका बीटा वर्जन डेवलप नहीं हुआ है। तो अगर आप इसमें रजिस्टर कराते हैं, जो आपको कराना भी चाहिए, तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो अभी सिर्फ प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन तक रहेगी। आपको अभी वैक्सीनेशन मिल जाएगा ऐसा आप कह नहीं सकते, ऐसा पूरी तरह से अभी संभव नहीं हो पाया है जब तक बीटा वर्जन डेवलप ना हो जाए। एक और चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए कि इस ऐप को कब डेवलप किया गया? 12 मई को। इस ऐप को किसने लोकार्पित किया? भूपेश बघेल जी ने। और आखिरी चीज जो आपको याद रखनी चाहिए, इस ऐप का विकास छत्तीसगढ़ की किस संस्था ने किया है? चिप्स नाम की संस्था ने किया है, जो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए विभिन्न वेबसाइट बनाने का काम करती है। अगले समाचार में चलेंगे हम, और अभी जो समाचार है वो छत्तीसगढ़ में थोड़ा चिंताजनक समाचार है। ये जो समाचार है जो आप देखेंगे या देख पा रहे होंगे, ब्लैक फंगस से रिलेटेड है। ब्लैक फंगस क्या है और इसके साथ जुड़ी हुई समस्या क्या है? ब्लैक फंगस वो रोग है जो कि एक फफूंद या कवक जनित रोग है। ऐसे मरीज जिनको हाल ही में कोविड हुआ था और कोविड के इलाज के बाद रिकवर हुए हैं, उन मरीजों में आगे अब ये लक्षण देखे जा रहे हैं। इसमें आंख, नाक, गले का संक्रमण हो रहा है और इस संक्रमण के कारण या तो आंख निकालने की नौबत आ जा रही है या आपका जॉ या जबड़ा निकालने की नौबत आ रही है। कभी कभी नाक की हड्डी या गले की हड्डी निकालने का भी जो दिक्कत है वो सामने आया है। अभी तक ये समस्या महाराष्ट्र और गुजरात में ज्यादातर देखी गई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ के कोरबा में पहली बार मामला सामने आया। और जब तक मैं ये न्यूज बना रहा था तब तक भिलाई में एक व्यक्ति की इस समस्या से मौत भी हो गई। तो आप समझ सकते हैं ये समस्या कितनी भयावह होती जा रही है। साथ ही साथ आप इस स्लॉट में देख पा रहे होंगे कि ये जो समस्या है, इस समस्या के अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो ऐसे रोगी जो ऑलरेडी शुगर पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट जिनको कहते हैं, उन मरीजों में ये समस्या बहुत ज्यादा सामने आई है। स्टेरॉइड का प्रयोग किया जाता है इलाज के दौरान, और स्टेरॉइड का प्रयोग बहुत ज्यादा किए जाने के बाद ये समस्या और खुल करके सामने आ रही है। इसलिए हाल फिलहाल में अगर आपको कोविड हुआ है और आप उससे उबर करके आए हैं तो आपको अपनी स्वच्छता, अपने आसपास की स्वच्छता का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ मास्क अभी भी बहुत अनिवार्य है और अपनी स्वच्छता जो है वो आप समझ सकते हैं आपके लिए कितनी जरूरी है। तो अब हम अगले समाचार की तरफ चलेंगे। तीसरा जो आज के लिए समाचार है वो समाचार हैप्पी हाइपोक्सिया से जुड़ा हुआ है। हैप्पी हाइपोक्सिया, इसको थोड़ा सा अगर हम समझें, या ये जो आप देख पा रहे होंगे हैप्पी हाइपोक्सिया के बारे में, तो ये भी कोविड से जुड़ा हुआ एक समाचार है। ऐसा अभी जारी किया गया है एक रिपोर्ट में कि छत्तीसगढ़ में 15% मरीज जो हैं वो हैप्पी हाइपोक्सिया का शिकार हुए हैं। हैप्पी हाइपोक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको सांस फूलने का आभास बहुत बाद में होता है, यानी सांस लेने में हो रही समस्या इतने देर से पता चलती है कि तब तक स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी रहती है। फेफड़े का संक्रमण या चेस्ट का संक्रमण बहुत बढ़ चुका रहता है। ऐसे हालात में मरीज को एडमिट कराने पर उसका बच पाना संभव नहीं रहता है, या हम कह सकते हैं उसकी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि अब भाई जब संक्रमण फैल रहा है तब उसे उसका आइडिया ही नहीं है।
ऐसी स्थिति में बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पल्स मीटर होता है, ऑक्सीमीटर, उससे आप नापते रहिए आपका ऑक्सीजन लेवल। किसी भी सूरत में 92, 93 या उससे कम जा रहा है तो आपको डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। सीटी स्कैन कराने का मैं सुझाव बार बार नहीं देता हूं क्योंकि वो और भयंकर होता है, आगे कैंसर कॉज करता है। अगर हर बार बार नहीं कराना चाहिए, हाँ बहुत जरूरत पड़े तो कराना जरूरी हो जाता है, तो आप ये जो है सावधानियां बरत सकते हैं। हैप्पी हाइपोक्सिया में आपको ऑक्सीमीटर में चेक करते रहना पड़ेगा। एक छोटी सी चीज और जो मैंने अभी हाल फिलहाल के दिनों में अलग अलग रिपोर्ट्स में देखी, जब आप पल्स ऑक्सीमीटर में अपने पल्स चेक करें तो 6 मिनट वॉक ले लें और उसके बाद चेक करें, वो सही रीडिंग मानी जाएगी। अब हम बात करेंगे अगले समाचार पे। अगला समाचार एक सैनिटाइजर से जुड़ा हुआ है, तो आप स्लाइड अभी आएगी देख ले होंगे या आ गई होगी। मधुकम सैनिटाइजर। मधुकम सैनिटाइजर छत्तीसगढ़ के जशपुर वन मंडल का एक उत्पाद है। आप सब जानते ही हैं कि महुआ छत्तीसगढ़ की एक पहचान है। महुआ का प्रयोग आमतौर पर अल्कोहल या शराब बनाने के लिए होता था। अल्कोहल ही स्पिरिट या हम कह सकते हैं सैनिटाइजर की भी आत्मा है। शराब की आत्मा तो होती ही है अल्कोहल, लेकिन यहाँ पर अब सैनिटाइजर की भी आत्मा समझ सकते हैं। महिला स्व सहायता समूह के द्वारा विकसित किया जा रहा है मधुकम सैनिटाइजर, जो कि एक बड़े ब्रांड के रूप में उभर रहा है। ब्रांड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्राइफेड जो ऐसे क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र, उनके उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक प्रोवाइड करती है, उसने अभी छत्तीसगढ़ के सैनिटाइजर को अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करा दिया है। ट्राइफेड दिल्ली के माध्यम से विदेशों में मधुकम सैनिटाइजर सप्लाई हो रही है और जिसको अच्छा रिस्पांस मिल भी रहा है। 10,000 यूनिट से भी अधिक बोतलें या शीशियां समझ सकते हैं महिलाएं बना चुकी हैं। आखिरी डाटा जो आपको याद रखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के ही एक युवा वैज्ञानिक है समर्थ जैन, उन्होंने इसका फॉर्मूला तैयार किया था। फूलों से बनाया जा रहा है मधुकम सैनिटाइजर, जो महुआ के फूल होते हैं उससे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम अगले समाचार की तरफ चलेंगे। अगला समाचार जो आप स्लाइड यहाँ पर देख पा रहे होंगे और उसमें समझ पा रहे होंगे कि बैकुंठपुर में छत्तीसगढ़ की 10वीं वायरोलॉजी लैब शुरू कर दी गई है। यानी कि जो RT-PCR रिपोर्ट या ट्रू नॉट टेस्ट की रिपोर्ट भेजी जाती है 10 जगह छत्तीसगढ़ में अब चेक हो सकेगी। ये 10वीं जो शुरू की गई लैब है, इसे शुरू किया गया सरगुजा संभाग के भीतर। बैकुंठपुर में इसे प्रारंभ किया गया, यानी हम कह सकते हैं कि कोरिया जिले की ये पहली है, जबकि सरगुजा संभाग के लिए ये दूसरी लैब होगी। अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ में और कहां कहां है, तो छत्तीसगढ़ में रायपुर एम्स, उसके अलावा हमारे 6 मेडिकल कॉलेज जो पहले से रन कर रहे थे, जिसमें अगर हम बारी बारी से देखें तो रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, बिलासपुर, इसके अलावा जगदलपुर और अंबिकापुर, और महासमुंद और कांकेर में भी हाल फिलहाल के दिनों में शुरू किया गया था। अब इन सबको मिला दें अगर हम, तो 10 हमारे पास ऐसे वायरोलॉजी लैब तैयार हो गए हैं। अब आखिरी समाचार की तरफ चलते हैं। मैं क्या करूं, बहुत समाचार नहीं है, मिल भी नहीं रहे हैं, तो अब आखिरी समाचार है उसको देख लेते हैं। ये समाचार क्या कहिए, छत्तीसगढ़ की एक परंपरा है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ये परंपरा शिकार से जुड़ी हुई है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, इस परंपरा को विटा दायना या बेटा दायना भी कहा जाता है। बेटा दायना गोंडी भाषा का एक शब्द होता है। गोंडी भाषा के इस शब्द का जाहिर सी बात है अर्थ शिकार करने से ही निकाला जाएगा। वैसे पारध या शिकार करने की जो कला है, ये छत्तीसगढ़ के वन अंचलों का एक मुख्य जीविकोपार्जन माना जाता था। जो हमारे ट्राइबल लोग हैं वो उसको जीविकोपार्जन के लिए अपनाते थे। कानून कड़े होने के बाद समय समय पर इस पर चेंज आता गया और अब ये परंपरा बहुत कम हो गई है, लेकिन अभी भी अबुझमाड़ के जो घने जंगल है वहां के हमारे ट्राइबल लोग इस परंपरा को आज भी निभा रहे हैं। पारधी शब्द के बारे में थोड़ा सा अगर अध्ययन करेंगे तो पारधी या पारध शब्द महाराष्ट्रियन शब्द या मराठी शब्द परघु से बना हुआ है। परघु जिसका अर्थ भी आखेट करना या शिकार करना ही होता है। इसमें होता क्या है, इसमें लोग अभी हाल फिलहाल में गर्मी के दिनों में ही ये ज्यादा किया जाता है, समूह में शिकार करने जाते हैं या आखेट करने जाते हैं और शिकार के लिए पारंपरिक औजारों का ही प्रयोग किया जाता है। वही तीर, भाले, बर्छे या जो और भी हथियार होते हैं अलग अलग तरह के परंपरागत हथियार, केवल उन्हीं का प्रयोग किया जाता है, आधुनिक हथियार नहीं। अब बम गोला लेकर के तो नहीं जाएंगे ना, हाँ, तो इस सब को लेकर के पहुंचते हैं, समूह में शिकार करते हैं। शिकार जब कंप्लीट होता है या जिसके द्वारा किया जाता है उसकी निशानी क्या होती है, जिसने वो शिकार किया उसके हथियार पर ब्लड जो है, जिस भी जीव का उन्होंने शिकार किया वो चढ़ाया जाता है, जो ये प्रतीक होता है कि हाँ शिकार इसके द्वारा किया गया। फिर उस शिकार को ला करके अपने इष्ट देव को भोग लगाया जाता है और साथ मिल करके सामूहिक रूप से उसे पका करके खा जाते हैं। ठीक, तो ये जो पूरी परंपरा है, ये परंपरा बेटा दायना कहलाती है। परंपरा विलुप्ति के कगार पे है।
अगर आपसे कभी ये प्रश्न पूछ लिया तो आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रह सकते हैं। इतना कुछ था छत्तीसगढ़ के समाचारों में। बाकी अगले समाचारों के साथ हम आपसे जल्द मिलेंगे। बने रहिए साथ, कुछ नया करने का प्रयास कर रहा हूँ और इसमें आपके सहयोग की जरूरत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए। हम मिलेंगे जल्द ही।